हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी के बारे में। और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। तो हीमोलिटिक एनीमिया जो कई वजह से होता है, उसमें से एक वजह ये भी है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी। और शुरू में ही मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही कॉमन इंजाइम रिलेटेड डिजीज़ है, और कहा जाए तो मोस्ट कॉमन इंजाइम रिलेटेड डिजीज़ इन द वर्ल्ड यही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी। और इसका मैकेनिज्म क्या है, हम इसमें पूरा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एन का ही पूरा खेल है। तो एन इज़ नेसेसरी टू कीप ग्लूटाथियोन रिड्यूस्ड। तो एन ये ज़रूरी होता है ग्लूटाथियोन को रिड्यूस्ड हालत में रखने के लिए। अब ये एन आता कहाँ से है, तो हमें मालूम है ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे होता है। तो देखिए, ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लूकोज से। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे इंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी डिफिशिएंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये इसके प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करता है। यही यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। और यहाँ पे जो इंजाइम था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इंजाइम है। और ये जब कन्वर्ट होता है तो देखिए, ये NADP है और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। अब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में जब है, जब यहाँ से इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो ये अब यहाँ पे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। NADPH क्या है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब ये जब रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, अब NADPH यहाँ पे ये देखिए, ये ग्लूकोथियोन है। तो ग्लूकोथियोन यहाँ देखिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है। अब यहाँ से ग्लूकोथियोन रिडक्टेज एंजाइम है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा और देखिए इनके बीच में रिएक्शन होगा। और फिर देखिए, ये NADPH जो था, ये NADP में बन जाएगा। यानी अब फिर से ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया और ये रिड्यूस्ड हो गया। अब तो यहाँ से ये रिड्यूस था, अब यहाँ से रिडक्शन यहाँ पहुँच गया। तो ये ऑक्सीडाइज था, अब ये ग्लूटाथियोन रिडक्टेज की मदद से ये ग्लूटाथियोन रिड्यूस्ड हो गया। अब जब ये ग्लूटाथियोन रिड्यूस्ड हो गया, तो अब ये ग्लूटाथियोन क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पे H2O2 है, या इसी तरह से जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कुछ भी रहेंगे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है, इसलिए ये इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए, ये खुद रिड्यूस्ड था, अब इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये देखिए, H2O2 से यहाँ पे 2H2O बन जाएगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो अब ये जो है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था, ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिल गए, जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। तो इस तरह से हुआ। और अगर यही ना होता तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है NADPH इज नेसेसरी टू कीप ग्लूटाथियोन रिड्यूस्ड। तो NADPH जो है, ये देखिए, ये ग्लूटाथियोन को रिड्यूस रखने के लिए ज़रूरी है, ये बताया गया। विच इन टर्न डिटॉक्सिफाइज फ्री रेडिकल्स एंड पेरोक्साइड्स। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है, ये ज़रूरी है डिटॉक्सिफाई करने के लिए फ्री रेडिकल को या पेरोक्साइड को। फ्री रेडिकल जैसे O2 है, तो इन सबको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन ज़रूरी है। और अब ऐसा हो रहा है, तो यहाँ देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल आगे कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर डिक्रीज NADPH हो रहा है, यहाँ पे NADPH की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और क्यों कम होगी, क्योंकि इस एंजाइम की वजह से कम होगी ना। क्योंकि जब ये एंजाइम रहेगा ही नहीं, तो ये NADP प्लस ये NADPH में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज्ड NADPH इन RBCs लीड टू हीमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू पुअर RBC डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अगेंस्ट जो RBCs का डिफेंस है, वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ये H2O2 या फ्री रेडिकल, ये सब ये अपने ज़रिए RBC को नुकसान पहुँचाएंगे। और क्या नुकसान पहुँचाएंगे, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए कैसे। ये देखिए, यहाँ पे H2O2 की हम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये हीम है और ये ग्लोबिन है। तो देखिए, हीम और ग्लोबिन, इनमें देखिए ये एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हाइड्रल कंपोनेंट। अब ये सेल्फ हाइड्रल कंपोनेंट है। अब यहाँ पे जब पेरोक्साइड या H2O2 वर्क करेगा, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा। फिर जब ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। अब जब हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये देखिए, ये आपस में क्रॉस लिंक हो जाएंगे इनमें। अब जब ये क्रॉस लिंक होगा, तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल इनकी जो इंटीग्रिटी थी, वो लॉस हो जाएगी। और जब इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, तो ये पेरिफेरी में चले जाएंगे। और पेरिफेरी में यहाँ पे इंटीग्रिन वगैरह जो होते हैं, उनसे ये बाइंड कर जाएंगे और ये पेरिफेरी पे रहेंगे। तो ऐसे जो होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है, या RBC का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। जो पेरिफेरी में सारी प्रोटीन चली जाएंगे, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स वही यहाँ पे है। और ये किससे होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ से मिलते हैं, फावाबीन से मिलते हैं। और कुछ ड्रग्स हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स है, नाइट्रोफ्यूरोंटाइन, प्रीमाक्विन या क्लोरोक्विन, या इसी तरीके से एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये पेरोक्साइड्स और ये फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और ये कॉज करते हैं। और इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज, इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है कि ये फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। कैन ऑल्सो प्रिसिपिटेट हिमोलिसिस। तो हिमोलिसिस को ये इन्फेक्शन भी स्टिमुलेट करते हैं।
उसके बाद फिर क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस फ्री रेडिकल दैट डिफ्यूज इनटू आरबीसीज कॉजिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स दैट डिफ्यूज इनटू आरबीसी। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से फ्री रेडिकल पैदा होते हैं जो आरबीसी में चले जाते हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये सारा मैकेनिज्म है कि यहाँ से क्या क्या ये चेंज कर सकते हैं। तो ये सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन जो है इसके स्ट्रक्चर को ये बिगाड़ते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्रॉस लिंक हो जाता है और ये पेरीफेरी में आ जाते हैं, और यहाँ पे जो इंटीग्रीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है उससे बाइंड कर जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए जब यहाँ पे ये इनका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तो ये जब स्प्लीन में जाएंगे तो वहाँ पे भी परेशानी आएगी, वहीं पे ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर यहाँ पे देखिए बताया गया एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये मोस्टली जो होगा ये मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। और मोस्ट कॉमन ह्यूमन इंजाइम डिफिशियंसी, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये मोस्ट कॉमन ह्यूमन इंजाइम डिफिशियंसी है और मोर प्रिविलेंट अमॉन्ग डिसेंडेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इन मलेरिया एंडेमिक रीजन्स। तो मलेरिया एंडेमिक रीजन्स जो है वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे देखिए हिंस बॉडीज। ये हिंस बॉडीज क्या होते हैं कि डीनेचर्ड ग्लोबुलिन चेन्स प्रेसिपिटेट विद इन आरबीसीज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो सारे रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से ये ग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो देखिए प्रेसिपिटेट हो जाते हैं पेरिफेरी में और इसको हम बोलते हैं हिंस बॉडीज। और फिर बाइट सेल्स क्या होता है, देखिए रिजल्ट फ्रॉम द फेगोसाइटिक रिमूवल ऑफ हिंस बॉडीज बाय स्प्लेनिक मैक्रोफेज। फिर ये जब यहाँ पे हिंस बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये जब स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लेनिक मैक्रोफेज इनको कट करके बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं बाइट सेल्स। तो फिर यहाँ देखिए थिंक बाइट इनटू सम हिंस केचप। ये यहाँ पे निमोनिक है कि हिंस केचप वाली चीज़ को बाइट करते हैं। तो यही हिंस बॉडीज जो हैं ये बाइट सेल्स को जनरेट करती हैं, यानी ये हिंस बॉडीज जो हैं इन्हीं को जब रिमूव कर दिया जाता है तो सेल जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बाइट सेल बोलते हैं।